आप बैरोरिसेप्टर्स एंड कीमोरिसेप्टर्स। बैरोरिसेप्टर्स एंड कीमोरिसेप्टर्स, देखो आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन आ जाता है, स्पाइन आ जाती है, इसको हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये आपके बीपी को कैसे कंट्रोल करेगा? देखो ये अब आप खुद जाके तो उधर देख नहीं ना सकता सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो इसने क्या नर्व्स भेजी हुई होती हैं, ऐसे ही है कि नहीं है? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इस तरह सारी नर्व्स निकली हुई होती हैं, वो जाके सेंसर्स हैं। अब देखो इसने क्या कौन कौन से सेंसर्स रखे हुए हैं, एक बैरो रिसेप्टर्स, एक कीमो रिसेप्टर्स। बैरो रिसेप्टर्स किसको डिटेक्ट करेंगे? प्रेशर को डिटेक्ट करेंगे। किसको डिटेक्ट करेंगे? प्रेशर को, ठीक है। और ये देन किसको बताएंगे? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कि ब्लड में ब्लड का प्रेशर ये है, ब्लड का प्रेशर ज्यादा है या कम है, तो वो उस प्रेशर को रेगुलेट करेगा। देन आगे कीमो रिसेप्टर्स, ये जो आपका ब्लड है इसमें डिफरेंट किस्म ऑफ केमिकल्स को डिटेक्ट करेगा, मींस की ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्या कंसंट्रेशन है, हाइड्रोजन की, एडिनोसिन की, फलान ढमका, उन सबको ये क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा कीमो रिसेप्टर्स। ठीक है, ये आप लोगों को ओवरव्यू मिल गया कि बैरो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स क्या होते हैं। अब हम पहले पढ़ते हैं डिटेल से व्हाट आर बैरो रिसेप्टर्स। ठीक है, तो बैरो रिसेप्टर्स क्या करेंगे? बैरो रिसेप्टर्स किसको डिटेक्ट कर रहे हैं? प्रेशर को डिटेक्ट कर रहे हैं। अब देखो बैरो रिसेप्टर्स आपने अभी फिलहाल बॉडी में काफी जगह पे बैरो रिसेप्टर्स होते हैं, लेकिन जो अभी आपने याद रखने हैं वो ये कि एक हमने देखने हैं एओर्टिक आर्च, तो आपको पता है लेफ्ट वेंट्रिकल से इस तरह करके एओर्टा निकल रहा होता था, तो ये जो एओर्टिक आर्च है उधर आपको मिल जाएंगे एओर्टिक बैरो रिसेप्टर्स। मींस के इधर जो प्रेशर होगा एओर्टा में वो कौन बताएगा हमारे ब्रेन को? वो हमारे एओर्टिक आर्च के बैरो रिसेप्टर्स बताएंगे। देन आपको पता है एओर्टा से आगे क्या निकलती थी? कैरोटिड आर्टरीज निकलती होती थी, तो ये जो कैरोटिड आर्टरीज हैं इधर आपको मिल जाएंगे कैरोटिड साइनस बैरो रिसेप्टर्स। ये देखिए, ये जो है ना कैरोटिड साइनस, इधर आपको क्या मिल जाएंगे? कैरोटिड साइनस बैरो रिसेप्टर्स मिल जाएंगे। इट मींस के इधर जो आपकी कैरोटिड आर्टरीज हैं उधर प्रेशर कौन डिटेक्ट कर रहा है? कैरोटिड साइनस बैरो रिसेप्टर्स। और जो एओर्टिक आर्च है उधर कौन प्रेशर को डिटेक्ट कर रहा है? एओर्टिक बैरो रिसेप्टर्स। तो ये दोनों मैसेज देंगे ना आगे ब्रेन को। तो ब्रेन में अगर हम स्पेसिफिकली कहें तो जो आपका होता है मेड्यूला और मेड्यूला ऑब्लंगेटा, और मेड्यूला ऑब्लंगेटा में भी अगर हम स्पेसिफिकली कहें तो जो सोलिटरी न्यूक्लियस होता है उधर उसको मैसेज देंगे कि प्रेशर ज्यादा है या कम है। अब देखें कौन सी नर्व मैसेज लेके जा रही है, मींस के कौन सी तार से मैसेज जा रहा है। तो आपने ये याद रखना है कि जो एओर्टिक बैरो रिसेप्टर्स हैं वो मैसेज भेज रही है वेगस नर्व के थ्रू। तो ये आप देख सकते हैं कि वेगस नर्व जो है वो मैसेज लेके जा रही है मेड्यूला में। देन अब आपने इसको याद कैसे रखना है? देखो ए हम इस तरह लिखते हैं ना, ए को उल्ट कर दो, तो ये जब ए को हमने उल्ट किया तो ये वी टाइप बन गया ना। देखो वी टाइप बन गया, तो इसे आपने याद रख लेना है क्या है कि जनाब ये जो एओर्टिक बैरो रिसेप्टर से जो मैसेज जा रहा होता है वो कौन सी नर्व लेके जा रही होती है? वेगस नर्व। एंड दिस इज क्रेनियल नर्व नंबर 10। आपको कहीं से ये भी वो पूछ सकता है कि कौन सी नर्व लेके जा रही होती है, उधर ये ना उसने वेगस नर्व ना दिया हुआ, क्रेनियल नर्व नंबर 10 दिया हो तो आप लोग परेशान हो जाओ। तो ये आपने याद रखना है कि ये कौन सी क्रेनियल नर्व नंबर 10 होती है। देन आगे आपके कैरोटिड साइनस के बैरो रिसेप्टर्स जो मेड्यूला की तरफ मैसेज लेके जा रहे थे इधर से, तो वो इसको कौन सी नर्व लेके जा रही होती है? वो लेके जा रही है जनाब ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, और ये होती है क्रेनियल नर्व नंबर 9, जो आपका मैसेज लेके जाएगी फ्रॉम कैरोटिड साइनस बैरो रिसेप्टर्स। इसको आपने किस तरह याद रखना है? ये देखें सी होता है, सी को थोड़ा सा आप इस तरह कर दो तो जी बन जाता है। तो ये जो आपकी ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है वो आपका कैरोटिड साइनस बैरो रिसेप्टर से मैसेज लेके जा रही है कहाँ पे? ब्रेन की तरफ। तो इसको हम कहते हैं एफरेंट फाइबर्स। जो मैसेज ब्रेन की तरफ आ रहा होता है वो कहाँ से आ रहा होता है? एफरेंट फाइबर्स के थ्रू आ रहा होता है। तो इसको आपने इस तरह याद रखना है कि फाइबर्स अराइविंग एट द ब्रेन, फाइबर्स अराइविंग एट द ब्रेन। तो ये देखें ए से अराइव, ए से एफरेंट, तो ये जो फाइबर्स अराइव कर रही होती हैं ब्रेन की तरफ मैसेज लेके आ रही होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एफरेंट फाइबर्स। देन ई का ई से आपने याद रखना एग्जिट। तो ये वाला मैसेज आप देखो ब्रेन की मैसेज तो आ गया, ये कुछ रिस्पॉन्स भी तो करेगा ना उस प्रेशर को। वो किस तरह रिस्पॉन्स करेगा? बाय इफरेंट फाइबर्स, मींस के इधर से मैसेज इफरेंट फाइबर्स के थ्रू जाएगा। तो वो कौन कौन सी इफरेंट फाइबर्स निकल रही होती हैं? एक इसमें से निकलेंगी वेगस नर्व जो कि पैरासिम्पैथेटिक की सप्लाई लेके जाएगी। कौन सी सप्लाई लेके जाएगी? पैरासिम्पैथेटिक। आपका जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, ऑटोमेटिकली चल रहा है। तो ऑटोमेटिकली इसमें आगे दो टाइप्स आ जाती हैं, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जब आपका होता है फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, मींस कि जब आपके पीछे कुत्ता पड़ा हो, आपकी जनाब क्या कहते हैं बहुत ज्यादा परेशानी हो, तो उस वक्त मोस्टली आपका कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। देन दूसरा आ गया पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक को हम कहते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट, मींस कि जब आप सुकून में घर में बैठे हो तो उस वक्त जो आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा होता है वो कौन सा होता है?
पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो अब आप लोगों को मैं अगली चीज बताता हूँ। खैर, तो क्या है कि हमारी जो इफरेंट फाइबर्स है वो मेड्यूला से किसके थ्रू आई, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स के थ्रू। कौन सी नर्व लेके आई, वेगस नर्व सप्लाई लेके आई पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स की। एंड देन अब सिंपैथेटिक फाइबर्स की डायरेक्टली इस तरह क्या है कि जनाब आ जाएगी सप्लाई ब्लड वेसल्स को भी, एंड हमारे हार्ट की साइनोएट्रियल नोड को भी, एंड देन एवी नोड को भी। खैर, ये हमने पढ़ लिया कि स्ट्रक्चर्स कौन कौन से थे। अब हम देखते हैं कि इनके फंक्शन कैसे कैसे होंगे। अब हम डिफरेंट कंडीशंस लेते हैं। देखो, ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ना, इसने चार चीजों को मॉडिफाई करना है जब ये एक्टिवेट होगा ना। अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा ना, इसने चार चीजों को मॉडिफाई करना है। इसने एक तो आपके हार्ट रेट को मॉडिफाई करना है, एक आपका जनाब हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को मॉडिफाई करना है, एक इसने जनाब आपकी जो वेन्स की टोन है उसको मॉडिफाई करना है, एक इसने आर्टरीज की जो टोन है उसको मॉडिफाई करना है, और एक इसने जनाब रेनिन के रिलीज को मॉडिफाई करना है। लेकिन रेनिन का रिलीज फिलहाल आप नहीं देखते, वो हमने रीनल में पढ़ लिया था। फिलहाल हमारा ताल्लुक है इन चार चीजों के साथ। इट मींस कि अगर देखो, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, अगर क्या हो, ब्लड प्रेशर बढ़े, तो ब्लड प्रेशर बढ़े तो कौन दूसरा डिटेक्ट करेगा, एओर्टा में ये वाली वॉल्स स्ट्रेच होंगी ना, एओर्टिक आर्च की जो वॉल्स हैं वो स्ट्रेच होंगी। तो इट मींस कि ये जो हमारे पास थे एओर्टिक बैरोरिसेप्टर्स, वो इस हाई प्रेशर को क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, और ये डिटेक्ट करके किसको बताएंगे, हमारे मेड्यूला को। मेड्यूला के किसके थ्रू बताएंगे, तो मैंने आप लोगों को बताया ये वेगस नर्व के थ्रू मैसेज जाएगा। इफरेंट सिग्नल किसके थ्रू जाएगा, वेगस नर्व के थ्रू जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, हमारे जो मेड्यूला है इसको पता चल गया कि प्रेशर ज्यादा हुआ पड़ा है, ब्लड का प्रेशर ज्यादा हुआ पड़ा है, तो वो क्या करेगा, इसको कम करने की कोशिश करेगा। तो वो कम कैसे, मैसेज कैसे भेजेगा हमारी बॉडी की तरफ, हमारे हार्ट की तरफ, तो वो भेजेगा थ्रू वेगस नर्व। इट मींस के मैसेज लेके भी वेगस नर्व गई, और मैसेज वापस लेके भी कौन आया, वेगस नर्व। तो ये वेगस नर्व आएगी और क्या करेगी, हार्ट रेट को भी कम कर देगी, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को भी कम कर देगी, और क्या करेगी, आर्टरीज को डायलेट कर देगी, और वेन्स को भी डायलेट कर देगी। अब ये वेन्स को क्यों डायलेट कर रही है, वेन्स को इस वजह से डायलेट कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड वेन्स में पूल करे, कम ब्लड आए हमारे हार्ट की तरफ, ताकि हार्ट कम पंप करे और कम बीपी पैदा हो ना। आपको पता है कि जब ज्यादा ब्लड होगा तो ज्यादा ब्लड प्रेशर होगा। तो ये सारे काम कर देगी। आर्टरीज को क्यों डायलेट कर रही है, जाहिर सी बात है, एक पाइप तंग है तो उधर प्रेशर ज्यादा होगा, एक पाइप खुला हुआ है तो उसमें प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ठीक हो गया। तो ये तो हमने देख लिया, मींस के ये क्या करवा देगी, वेजो डायलेशन करवा देगी, या हम दूसरे वर्ड्स में कहें तो ये डिक्रीज करवा देगी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को। इसी को ही हम कहते थे ना, आर्ट्रियोल्स में जो रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता था, तो वो आपको पता है जब आर्ट्रियोल्स कॉन्स्ट्रिक्ट करती थी तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती थी। लेकिन इस बंदे में क्या है कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, ताकि बीपी, उस बंदे का ब्लड प्रेशर, ये सारे काम हम क्यों कर रहे हैं, ताकि उस बंदे का ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो, जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो देखो, आपने कोई मेडिसिन भी नहीं दी, कुदरत नहीं, नेचर नहीं मैकेनिज्म रख लिया कि जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो वो उसको कैसे नॉर्मलाइज करेगी। एक आगे मैंने आप लोगों को बता दिया एओर्टिक बैरोरिसेप्टर। देन दूसरे कौन से हमारे पास बैरोरिसेप्टर थे, कैरोटिड साइनस वाले बैरोरिसेप्टर्स। मींस के ये जो कैरोटिड साइनस में थे, तो ये भी तो हाइटेंड प्रेशर को डिटेक्ट करेंगे। जब ये हाइटेंड प्रेशर को डिटेक्ट करेंगे तो ये भी उसी को बताएंगे, किसको, हमारे मेड्यूला को। एंड देन मेड्यूला कहाँ से मैसेज, पैरासिम्पैथेटिक वाला मैसेज कैसे भेजेगा, वेगस नर्व के थ्रू भेजेगा। मींस के जाने का रास्ता अलग था, लेकिन जो आगे से इफरेंट फाइबर्स वाला मैसेज आ रहा है फॉर पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन, वो कौन सा आ रहा है, वो सेम नर्व के थ्रू आ रहा है, वेगस नर्व के थ्रू आ रहा है। ये हमने एक चीज देख ली। देन और देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर क्या हो, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो, आपका कौन सा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, मींस के आपके पीछे क्या पड़ा हुआ है, कुत्ता पड़ा हुआ है, ठीक है, या डॉग पड़ा हुआ है, या आपकी किसी से लड़ाई हो गई है, तो उस वक्त आपका कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होगा, फाइट एंड फ्लाइट वाला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। तो जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो देन ये जो मेड्यूला है, इधर से मैसेज कहाँ पे आएगा, डायरेक्टली आपके हार्ट की तरफ, के हार्ट रेट भी ज्यादा हो, कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी ज्यादा हो, और वेन्स भी कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगी, आर्टरीज भी कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगी, ताकि ब्लड प्रेशर बढ़े, आपके मसल्स को ज्यादा से ज्यादा ब्लड मिले, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा वर्क करें। खैर, आगे चलते हैं। अब ये चीजें हमने देख ली बैरोरिसेप्टर्स के बारे में, ये किस तरह प्रेशर को डिटेक्ट कर रहे थे, जब प्रेशर बढ़ रहा था तो वो उसको किस तरह कम कर रहे थे। अब हम देखते हैं कि अगर मैं क्या करूं, एक बंदे का ना हार्ट बहुत तेज तेज कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसकी हार्ट रेट काफी ज्यादा हुई पड़ी है, तो मैं उसको कैसे ठीक करूंगा।
मींस के उसे टैकीकार्डिया है, मोर देन तकरीबन जनाब 200 बीट्स हुई पड़ी है, तो आप उसको क्या दे सकते हो, कैरोटिड मसाज दे सकते हो। कैरोटिड मसाज का क्या मतलब है, इट मींस कि आप ये जो कैरोटिड आर्टरीज है ना, इधर देखो, आप उसकी साइड ऑफ नेक पे पहले पालपेट करोगे, किसको, कैरोटिड आर्टरी को। देन कैरोटिड आर्टरी को आप स्पून स्पून से लेस देन 10 सेकंड मसाज देनी होती है। तो जब आप लेस देन 10 सेकंड मसाज दोगे तो देखो आप ये जो क्या कहते हैं कैरोटिड साइनस वाले बैरो रिसेप्टर्स हैं, आप उधर बाहर उनको बाहर से स्ट्रेच दे रहे हो। तो ये आपको पता है जब स्ट्रेच होते थे तो मैसी देते थे किसको, मेड्यूला को। तो मेड्यूला क्या करेगा, मेड्यूला को पता लगेगा कि इधर प्रेशर बढ़ा हुआ है, लेकिन प्रेशर असल में बड़ा नहीं हुआ, लेकिन उसको तो ऐसे ही लगेगा ना, क्योंकि आप बाहर से आप अपनी फिंगर से उसको क्या कर रहे हो, मैन्युअली उसकी मसाज कर रहे हो, क्योंकि आप क्या करना चाह रहे हो, हार्ट रेट को डिक्रीज करना चाह रहे हो। तो देखो इधर से मैसेज आएगा किसकी तरफ, मेड्यूला की तरफ, मेड्यूला से आगे मैसेज आएगा हार्ट की तरफ कि अब क्या है कि तू कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम कर दे, क्योंकि प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो इस तरह आप बंदे के टैकीकार्डिया को, जब आपके पास और कोई इलाज नहीं है, मींस के अभी इमरजेंसी, ये हम कैरोटिड मसाज करते होते हैं। तो कैरोटिड मसाज ने क्या किया, इंक्रीज किया कैरोटिड साइनस में, इधर प्रेशर को क्या किया, इंक्रीज करवा दिया, जिसकी वजह से क्या होगी, इंक्रीज होगी एफरेंट बैरोरिसेप्टर फायरिंग, मींस के इधर से ज्यादा मैसेज आएगा कहाँ पे, आपके मेड्यूला की तरफ, जिसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा एवी नोड का रिफ्रैक्टरी पीरियड। ये मैंने आप लोगों को ईसीजी में पढ़ाना है, लेकिन फिलहाल जस्ट मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ। आपको पता है ये आपकी एसए नोड थी, एंड देन ये एवी नोड थी। एसए नोड से मैसेज कहाँ पे आता था, एवी नोड से, एंड देन एवी नोड से आगे कहाँ पे जाता होता था, आपके वेंटिकल्स में जाता होता था। तो एवी नोड का रिफ्रैक्टरी पीरियड का मतलब ये है कि रिफ्रैक्टरी पीरियड वो पीरियड है जिस दौरान कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही है, हमारा जो ब्लड सॉरी करंट है वो कहाँ पे रह रहा है, एवी नोड में। तो आप ये क्या करवाएगी, एवी नोड के रिफ्रैक्टरी पीरियड को इंक्रीज करवा देगी, मींस के इधर करंट को ज्यादा देर रोक के रखेगी, करंट को क्या करेगी, ज्यादा देर रोक के रखेगी। जब देखो ज्यादा देर रोक के रखेगी तो आगे हमारा लेफ्ट वेंटिकल की तरफ करंट लेट जाएगा ना, ऐसे ही है, जब लेट जाएगा तो वो कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह इसने क्या किया, हार्ट रेट को डिक्रीज करवा दिया, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को, हार्ट रेट को क्या करवाया, करवा दिया डिक्रीज। आपको पता है जब हार्ट रेट कम होता है तो जाहिर सी बात है इधर से कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल एक हार्ट था, वो 72 बीट्स पे कर रहा था, मतलब 72 बीट्स थी, आपको पता है तकरीबन 70 ml निकल रहा होता है, ठीक है, तो वो हमने पता था 5 लीटर पर मिनट था। अब एक हार्ट है वो कितना जनाब बीट कर रहा है, वो 200 बीट्स पर मिनट, एंड देन निकाल कितना ना है, फॉर एग्जांपल जनाब 60 ml हर बीट के साथ निकाल रहा है, तो 6 दूनी 1200, तो ये तकरीबन 12 लीटर पर मिनट बन जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, हार्ट रेट को कम किया, हार्ट रेट की वजह से आपकी कार्डियक आउटपुट नॉर्मल होगी, पहले जो इतनी ज्यादा हुई पड़ी थी। तो ये कैसे किया आपने, कैरोटिड मसाज के थ्रू कर लिया। देन और क्या होगा, आपको पता है ये दूसरा काम क्या करेगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये देखो पेरीफेरी पे ये जो आर्टरीज थी उनको भी क्या करवा देगा, डायलेट, और ये जो हमारी वेन्स थी उनको भी क्या करवा देगा, डायलेट। तो यही है कि ये क्या करवाएगा, आल्सो लीड्स टू पेरिफेरल वेजोडाइलेशन। ठीक है, तो इसकी वजह से अगर आप ज्यादा देर मसाज करोगे ना, अगर आप ज्यादा देर मसाज करोगे तो वो हार्ट बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाएगा, मीन्स के इधर से ज्यादा सिग्नल आ रहा है, आपकी हार्ट रेट वगैरह हर चीज कम हुई पड़ी है, आपकी कार्डियक आउटपुट कम हुई पड़ी है। तो आपको पता है कार्डियक आउटपुट जब कम होगी, फॉर एग्जाम्पल ये आपका जनाब हार्ट है, ठीक है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, इधर से कहाँ पे जा रहा होता है ब्लड, एओर्टा में जा रहा होता है ना, एंड देन एओर्टा से आगे आप लोगों को पता है ब्रेन में जा रहा होता है, ऐसे ही है कि नहीं है। लेकिन आपने उसकी मसाज बहुत ज्यादा कर दी, अगर आपने बहुत ज्यादा मसाज कर दी, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल की एक्टिविटी बहुत ज्यादा कम होगी, और वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू इसकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा कम होगी, तो कार्डियक आउटपुट भी क्यों क्या हुई, कम हुई। तो ब्रेन को आपके ब्लड क्या मिलेगा, कम मिलेगा, तो ब्रेन को जिंदा रहने के लिए ब्लड चाहिए था, ब्लड की सप्लाई चाहिए थी, ठीक है, बंदे को होश में रहने के लिए ब्लड की सप्लाई चाहिए थी, लेकिन इसके ब्रेन को तो ब्लड अब कम मिल रहा है, तो कम मिल रहा है तो बंदा बेहोश हो जाएगा, उसको हम कहते हैं अचानक से बेहोश होने को सिंकपी। एंड देन प्री सिंकपी किसको कहते हैं, प्री सिंकपी का मतलब है कि वो अबाउट टू फेंट होगा, अभी बेहोश हुआ नहीं होगा, लेकिन उसको ऐसे लग रहा होगा कि मैं बेहोश हो जाऊंगा। तो ये सारी चीजें किसको जाहिर कर रही हैं, ये जो बेहोश होने वाला सीन होता है, ये इस चीज को जाहिर कर रही है कि आपका जो ब्रेन है उसकी तरफ ब्लड फ्लो कम जा रहा है। या आप लोग काफी जगह पे ये वाली टर्म सुनोगे, सिंकपी एंड प्री सिंकपी, वो क्यों हुई, बिकॉज ऑफ डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट। और डिक्रीज क्यों हुई कार्डियक आउटपुट, आपने मसाज क्या की, उस बंदे की ज्यादा कर दी। अब देखो ये जो कैरोटिड मसाज वाला रिस्पॉन्स है ये कब एग्जैगरेट हो सकता है, मींस कि आपने थोड़ी सी मसाज की और जो हार्ट रेट थी वो बहुत ज्यादा कम होगी, आपने क्या किया, थोड़ी सी मसाज की, लेकिन हार्ट रेट क्या हुई उस बंदे में, बहुत ज्यादा कम होगी, बहुत ज्यादा हार्ट रेट कम हो गया, मींस कि उसकी कार्डियक आउटपुट बहुत ज्यादा कम हो जाएगी और उसको सिंकपी हो जाएगी। इट मींस के वो कौन कौन से बंदे हैं, वो एक तो एथ्रोस्क्लेरोसिस वाला बंदा है,
एथरोस्क्लेरोसिस वाला बंदा मींस के इसमें ये हमने डिटेल से पढ़ना है आगे टॉपिक, उसमें ये जो आर्टरीज होती हैं वो हार्डन हुई पड़ी होती हैं। तो आपको पता है आर्टरीज हार्डन हो, एक पाइप हार्ड हो तो उधर प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। तो देखो ये वाली आर्टरीज अगर फॉर एग्जांपल हार्ड हुई पड़ी हैं तो इधर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये जो हमारे कैरोटिड बैरो रिसेप्टर्स हैं ये ज्यादा प्रेशर को सेंस करेंगे, ज्यादा प्रेशर को सेंस करेंगे तो आगे जो हमारा हार्ट रेट है वो भी क्या होगा, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा ना। ये पैरासिम्पैथेटिक आगे सिग्नल आएगा और हार्ट रेट आपका बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। देन अगेन ये जो बूढ़े लोग होते हैं उनका भी ये जो आर्टरीज होती हैं वो विद द एज क्या हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं, इनकी दीवारें क्या हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं। तो इनमें भी आपको एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स मिलेगा। इट मीन्स कि आपने ट्राई करना है कि अगर कोई आपके पास बूढ़ा बंदा आया है, ओल्ड एज वाला बंदा आया है, तो उसमें कैरोटिड मसाज नहीं करनी। देखो अगर आप कैरोटिड मसाज उसमें करोगे तो आपको एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स मिलेगा, एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स मिलेगा, बहुत ज्यादा पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट फाइबर्स आएंगे, बहुत ज्यादा आपका हार्ट रेट कम हो जाएगा, वो हार्ट ज्यादा स्कोर में चला जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा फिर कार्डियक आउटपुट कम होगी तो बंदा उस वक्त बेहोश भी हो सकता है उसी वक्त। ठीक है जी। देन और अगर किसी ने पहले प्रियर नेक सर्जरी करवाई हुई हो, मतलब नेक में नेक की सर्जरी करवाई हुई है, तो उसमें क्या है कि जब नेक की सर्जरी होती है तो अगर ये देखो कैरोटिड बैरो साइनस के जो बैरो रिसेप्टर्स हैं ये भी तो नेक में है ना, अगर इनको डैमेज हो जाए ड्यूरिंग सर्जरी तो ये ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं। तो इट मीन्स कि आपने जो प्रियर नेक सर्जरी वाला बंदा है उसमें भी कैरोटिड मसाज नहीं करनी, क्योंकि उसके कैरोटिड साइनस के बैरो रिसेप्टर्स बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव है। अब आप मजीद मसाज करोगे तो उसका हार्ट रेट बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, वो आपको पता है, इधर से मैसेज आएगा एंड देन इधर से ज्यादा मैसेज आएगा और हार्ट रेट बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। ये तीन आपको एक्सेप्शंस मिल गई जिनमें आपने कैरोटिड मसाज नहीं करनी। देन ऊपर हम देख लेते हैं जो हमने ये कौन सा है, हाइपोटेंशन। आगे हम पहले हमने हाइपरटेंशन का देख लिया ना, जो हो रहा था जब हाइपरटेंशन हो रही थी वो यही कैरोटिड मसाज वाला सारा सीन है। देन आ गया हाइपोटेंशन। अगर देखो बीपी कम होगा, बीपी कम होगा तो ये वाली जो वॉल्स है इन पे स्ट्रेच ज्यादा होगा या कम होगा। ये जो फॉर एग्जांपल चाहे एओर्टिक आर्च वाला बैरो रिसेप्टर है या जो इधर कैरोटिड साइनस वाले बैरो रिसेप्टर्स है इन पे स्ट्रेच क्या होगा, कम होगा। तो जाहिर सी बात है इधर से इफरेंट मैसेज भी क्या हो जाएगा, कम जाएगा। जब इफरेंट मैसेज कम जाएगा तो आगे से ये जो इफरेंट आ रही थी पैरासिम्पैथेटिक वेगस नर्व से मैसेज आ रहा था वो भी तो कम आएगा ना। लेकिन देखो जब इधर से मैसेज कम जाएगा ना, ये जो इफरेंट फाइबर्स हैं इधर मैसेज मेड्यूला में कम आ रहा है, तो देन कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होगा, आपका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा। तो सिंपैथेटिक सिस्टम उसी का सारे उल्ट करेगा, वो हार्ट रेट को भी बढ़ा देगा, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को भी बढ़ा देगा, वो आपकी आर्टरीज को भी कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, वो आपकी वेन्स को भी कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपका बीपी क्या हो, बढ़ सके। ठीक है, तो ये नहीं चाहता कि आपका बीपी कम हो या ज्यादा हो, तो जाहिर सी बात है ये इन सारे तरीकों से क्या करवा देगा, बीपी को बढ़ा देगा। तो यही देखें जब बंदे को क्या हुई, हाइपोटेंशन हुई, हाइपोटेंशन की वजह से क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है आर्टेरियल प्रेशर। ये जो आर्टरीज है इधर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब कम हुआ तो जाहिर सी बात है स्ट्रेच जो वेसल्स पे स्ट्रेच पड़ रहा था वो भी कम हो गया। जब कम हुआ तो जो एफरेंट बैरो रिसेप्टर फायरिंग थी, ये मैंने आप लोगों को बताया, जब क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी ना एफरेंट बैरो रिसेप्टर फायरिंग। ये फायरिंग मींस कि ये इधर से ज्यादा मैसेज तब जा रहा था जब इनकी कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी, इन पे स्ट्रेस पड़ रहा था, ऐसे ही है। लेकिन अब तो इनको क्या है कि स्ट्रेच नहीं हो रही, तो ये एफरेंट बैरो रिसेप्टर फायरिंग क्या होगी, कम होगी। जब कम होगी तो देन क्या होगा, देखो हम कहाँ थे, एफरेंट। तो देखो जब कम होगी तो देन क्या होगा कि इंक्रीज हो जाएगी इफरेंट सिंपैथेटिक फायरिंग। मींस कि जब ये वाली फायरिंग कम हुई, इधर से मैसेज कम जा रहा है स्ट्रेच का, तो देन आपका कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होता है, सिंपैथेटिक सिस्टम। तो देन सिंपैथेटिक सिस्टम आपको पता है क्या करवा देगा, दूसरा वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा देगा, हार्ट रेट को बढ़ा देगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बंदे का बढ़ जाएगा। और क्या करेगा, डिक्रीज करवा देगा इफरेंट पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन, मींस के इस चीज को इनहिबिट करवा देगा। एंड देन अब ये शेयर बन गया कौन सा, सिंपैथेटिक फाइबर्स शेयर बन गई। इन्होंने क्या करवाना है, जो बीपी कम हुआ पड़ा है उसको इनक्रीज करवाना है। ठीक है। एंड ये क्या है कि इंपॉर्टेंट है इन रिस्पॉन्स टू हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक हमने पढ़ना है, बेसिकली शॉक का क्या होता है, बीपी कम हो जाना। हाइपोवोलेमिया मींस के वो बॉडी का वॉल्यूम कम होने की वजह से बीपी का क्या हो जाना, कम हो जाना। जारी सी बात है पाइप में कम पानी है तो बीपी भी, और जारी सी बात है उसमें प्रेशर भी कम। इसी तरह ब्लड वेसल में ब्लड कम है, वॉल्यूम कम है, ब्लड वॉल्यूम, तो जारी सी बात है उधर प्रेशर भी तो कम होगा ना। ऐसे ही है, मींस के अगर बंदे को जनाब हेमरेज हुई है, उसकी काफी सारी ब्लीडिंग हो गई है, तो उसका वॉल्यूम काफी ज्यादा लॉस हो जाएगा, तो उसका तो बीपी अब डिक्रीज हो जाएगा। तो उस बीपी को कौन मेंटेन करेगा, आपका ये वाला सिस्टम है, दूसरा ये जो बैरो रिसेप्टर्स है ये उसको मेंटेन करेंगे बाय इंक्रीजिंग हार्ट रेट, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, आर्टरीज को कॉन्स्ट्रिक्ट करके और वेन्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करके ये उस चीज को मेंटेन करेंगे।
इट मीन्स कि अगर ये आप लोगों के बैरोरिसेप्टर्स या ये वाला फंक्शन ना होता तो अगर आपका बीपी कम होता तो वो कम ही हो जाता, अगर ज्यादा होता तो वो ज्यादा ही हो जाता। तो ये चीज जो है वो उसको कंट्रोल करके रखे हुए है, आपके बीपी को मोस्टली 120/80 पे मेंटेन करके रखे हुए होती है। ठीक हो गया जी। आगे 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 जो इंपॉर्टेंट वन जो आपका एमसीक्यूज आना है वो क्या आना है। देखो एमसीक्यूज आपका ये आना है, वो है कशिंग रिफ्लेक्स। अब व्हाट इज कशिंग रिफ्लेक्स? फॉर एग्जाम्पल ये क्या है जनाब, आपका ब्रेन है, ठीक है, ये आ गया ब्रेन। इधर क्या है, कोई ब्रेन की आर्टरी पड़ी हुई होगी, फॉर एग्जाम्पल आर्टरीज इसकी पड़ी हैं। अब देखो अगर क्या हो इंट्राक्रेनियल मींस के ये जो इंट्राक्रेनियल आईसीपी, इधर ब्रेन में जो है ना फ्लूइड का प्रेशर बढ़ गया, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ गया। तो अगर ये प्रेशर बढ़ेगा तो ये जो आर्टरीज इधर से गुजर रही है इनको कंप्रेस करेगा या नहीं करेगा? अब देखो पहले इधर से ज्यादा ब्लड फ्लो जा रहा था, अब ये कंप्रेस हो गई, या ऊपर से इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्या हुआ, बढ़ा है, बड़ा हुआ है, तो आगे ब्लड क्या जाएगा, कम जाएगा ना। जब देखो ब्लड कम जाएगा तो ये जो फॉर एग्जांपल आगे ये जो सेल्स पड़े हुए हैं इनको क्या मिलेगी, डिक्रीज्ड ऑक्सीजन मिलेगी। इट मींस के ये जो सेल्स हैं इधर आपको डिक्रीज्ड ऑक्सीजन मिलेगी और आपको क्या मिलेगा, और आपको इंक्रीज्ड मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है मेटाबॉलिज्म होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है। तो इधर और देन ये जो वेन्स होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को आगे हमारे लंग्स की तरफ, हार्ट की तरफ ले जाती हैं, देन लंग्स में से हम एक्सपायरेट कर देते हैं, ठीक है। तो इस बंदे में आपको क्या मिलेगी, डिक्रीज्ड ऑक्सीजन इधर, और इंक्रीज हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज करेगी, और ये जो फॉर एग्जांपल ये वाला जो टिश्यू है इसकी अगर डिक्रीज ऑक्सीजन ज्यादा देर तक रहेगी तो क्या हो जाएगा, इस बंदे की डेथ भी हो सकती है अगर बड़ा एरिया कोई डैमेज हुआ पड़ा है। खैर, तो हम इसको देखते हैं। जब देखो डिक्रीज्ड ऑक्सीजन होगी, आगे हमारे सेल्स को सप्लाई नहीं मिल रही, तो जब डिक्रीज्ड ऑक्सीजन होगी, हाइपोक्सिया होगा, तो हमारा एक सिस्टम एक्टिवेट होगा, कौन सा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपको पता है जब एक्टिवेट हो रहा था तो क्या करवा रहा था, बीपी को, हार्ट रेट को, कॉन्ट्रेक्टिलिटी को, हर चीज को बढ़ा के इंक्रीज कर रहा था, ब्लड प्रेशर को। तो वो क्या कोशिश करेगा, इधर से ब्लड प्रेशर को बढ़ाने की, ताकि ये जो कंस्ट्रिक्शन हुई पड़ी है उससे ब्लड ज्यादा से ज्यादा फिर भी गुजर सके, और ये जो टिश्यू बेचारा पड़ा हुआ है इसको ब्लड मिल सके। इट मीन्स के इस बंदे में एक आपको क्या मिल गया, हाइपर टेंशन मिल जाएगी, ऐसे ही है ना। हाइपर टेंशन क्यों मिली उस चीज का आपको पता चल गया। देन सेकंड चीज आपको क्या मिलेगी, सेकंड चीज ये है कि जब देखो इधर इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हुआ होता है ना, तो हमारे पास होती है ब्रेन स्टेम, जिसमें ब्रेन, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पोन्स होते हैं, ब्रेन स्टेम। तो जब ये प्रेशर बढ़ा ना तो इसने क्या किया, फॉर एग्जांपल इधर आपकी ब्रेन स्टेम होती है, ठीक है, तो इसने इसको भी कंप्रेस कर दिया। जब इसको कंप्रेस किया तो आपका ये वाला जो मेड्यूला था ना यही तो कंट्रोल कर रहा था आपकी रेस्पिरेशन को। आपका ये जो मेड्यूला था ये किसको कंट्रोल कर रहा था, एक तो इस बार सारे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा था, कार्डियक एक्टिविटी को। दूसरा ये है कि इसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, ये किसको कंट्रोल कर रहा होता है, रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहा होता है। आपका जो लंग्स की इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन उसको कंट्रोल कर रहा होता है आपका मेड्यूला। अब देखो अब ये बेचारा क्या हुआ है, कंप्रेस हो गया, कहां से, बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर। तो ये क्या करेगा, ये डिप्रेस हो जाएगा, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा। वो जो प्रॉपर इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन हो रही थी वो नहीं होगी, तो इसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। उस बंदे में क्या, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। दो चीजें आपको मिल गई, एक हाइपरटेंशन मिल गई, उसका काज का भी आपको पता चल गया, दूसरी मिल गई रेस्पिरेटरी डिप्रेशन मिल जाएगी। देन तीसरी चीज क्या होगी, अच्छा अब आप लोग खुद सोचो कि जब हाइपरटेंशन हो रही थी तो उस वक्त इधर क्या हो रहा था, ये वाले स्ट्रेच जो दूसरे रिसेप्टर्स हैं, एओर्टिक भी, ये वाले कैरोटिड साइनस वाले भी, ये क्या करेंगे, इसको सेंस करेंगे। जब इंक्रीज्ड बीपी को सेंस करेंगे तो आपका कौन सा पैरासिम्पैथेटिक इधर आएगी सप्लाई, ठीक है, इफरेंट फाइबर्स आएंगे और वो क्या करवा देंगे, बंदे का ब्रेडिकार्डिया मींस के डिक्रीज करवा देंगे, हार्ट रेट को डिक्रीज करवा देंगे। तो यही आपको थर्ड चीज क्या मिल जाएगी, ब्रेडिकार्डिया मिल जाएगा। एंड यही एमसीक्यूज आता है कि व्हाट इज द दूसरा ट्राइएड ऑफ क्रशिंग रिफ्लेक्स। तो एक आपको मिल गया हाइपरटेंशन, वो हमने देख लिया हाइपरटेंशन क्यों मिली। देन आपको इसकी वजह से आगे ब्रेडिकार्डिया। देन क्या है कि जब वो हमारा मेड्यूलर डिप्रेस हुआ जिसमें रेस्पिरेटरी सेंटर था तो आपको रेस्पिरेटरी डिप्रेशन मिल गई। और ये क्यों हुआ था, बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर। जब हमारे हार्ट में, सॉरी ब्रेन में, इंट्राक्रेनियल मींस के हमारा जो ब्रेन है उधर प्रेशर बढ़ा था, तो उसने क्या किया था, इधर जो आर्टरीज थी उनको कंप्रेस किया था, तो आगे ब्लड फ्लो कम हो गया था। आगे जब ब्लड फ्लो कम हुआ था तो देन आपको पता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ था जिसने आगे बीपी को बढ़ा दिया था। देन बीपी बढ़ा था तो आपको पता है आपका ये वाला दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा और वो क्या करेगा, हार्ट रेट को कम करवा देगा। एंड देन थर्ड जो चीज हुई थी, इसने ये जो इंक्रीज प्रेशर था इसने मेड्यूला को
सप्रेस किया था, जब मेडुला सप्रेस हुआ था तो आपका रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो गई थी। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, सेरिब्रल इस्कीमिया मींस के ये जो फॉर एग्जांपल ये जो प्रेशर किया ना कॉन्स्ट्रिक्ट आर्टरियोल्स को स्ट्रिक्ट हुई, तो बंदे को आगे क्या हो जाएगा, इन वाले सेल्स को क्या हो जाएगा, कम ऑक्सीजन की सप्लाई मिलेगी, तो उसको हमने क्या नेम दे दिया, सेरिब्रल इस्कीमिया। देन इसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल। तो यही मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो आगे वाला सेल होगा इसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल। तो आपको पता है जब कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज करती है तो पीएच क्या होती है, डिक्रीज कर देती होती है ना, एसिडिक हो जाती है। तो एसिडिक पीएच कौन सी होती है, जो डिक्रीज होती है, तो उधर पीएच क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। देन इस वजह से क्या होगा, आपका सेंट्रल रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगी, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, जो क्या करवा देगा, इंक्रीज करवा देगा परफ्यूजन प्रेशर, मींस के ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा, हाइपरटेंशन का राज करवा देगा। देन हाइपरटेंशन की वजह से क्या हो रहा था, स्ट्रेच हो रहा था, ये वाले जो जगह थी हमारे एओर्टिक बैरोरिसेप्टर्स एंड कैरोटिड बैरोरिसेप्टर्स स्ट्रेच हो रहे थे। जब ये स्ट्रेच हुए तो इन्होंने क्या किया, पेरिफेरल रिफ्लेक्स बैरोरिसेप्टर इंड्यूस्ड ब्रेडिकार्डिया करवा दिया, मींस के ये देन इधर से फाइबर्स आएंगी और बंदे को क्या करवा देंगी, ब्रेडिकार्डिया, मींस के उसका हार्ट रेट काफी कम हो जाएगा। तो ये होता है आपके पास कशिंग रिफ्लेक्स में। नॉर्मली मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जब आपका ये सारी चीजें सही काम कर रही हो ना, मींस कि आपका मेड्यूला सप्रेस ना हो, तो जब भी आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कम हो या कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो, तो ये जो मेड्यूला है ना, इसका जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है वो एक्टिवेट होता है और वो ज्यादा से ज्यादा रेस्पिरेशन करवाता है, ताकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हुई पड़ी है इसको मैं बाहर निकालूं, और ये जो ऑक्सीजन कम हुई पड़ी है बाहर से मैं ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लूं, वो जो हमने पहाड़ों वाली मिसाल पड़ी थी, ठीक है। लेकिन इस बंदे में बेचारे में वो मेड्यूला सप्रेस हो जाता है, तो इस वजह से बंदे को क्या होती है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। अब आप लोगों ने ये तो पूछा नहीं कि ये जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर किन लोगों में इंक्रीज करेगा। इंट्राक्रेनियल प्रेशर उन लोगों में इंक्रीज करता है, फॉर एग्जाम्पल इधर जो कोई आर्टरी थी, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ इधर कोई आर्टरी थी, वो अगर फट गई तो जाहिर सी बात है इधर ज्यादा सारा ब्लड हो जाएगा ना, तो वो इधर वाली जो सेरिब्रल वेसल्स है उनको कंप्रेस कर सकता है ना, ये वाले ये जो इधर ज्यादा प्रेशर हुआ पड़ा है ये वेसल्स को क्या कर सकता है, कंप्रेस कर सकता है। या अगर इधर कोई ट्रोमा हो गया, मींस के बंदे की हेड इंजरी हुई है, तो उस वक्त भी आपका इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ सकता है। या कि अगर इधर कोई ट्यूमर बना गया है, तो जाहिर सी बात है अगर फॉर एग्जाम्पल ये वेसल जा रही थी इसके ऊपर क्या ट्यूमर बन गया है, तो जाहिर सी बात है आगे जो है ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये सारी काजेज होती हैं इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर की। तो इसको हम ट्रीट कैसे करते होते थे वैसे, ये हमने अभी उसमें पढ़ा ना, इंट्राक्रेनियल प्रेशर जब इंक्रीज होता था तो हम बंदे को मैनिटोल देते होते थे, वो मैनिटोल क्या करवा देता था, ओस्मोटिक डायूरेसिस करवा देता होता था, और ये जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है उसको वो क्या करवा देगा, ज्यादा से ज्यादा यूरिन में, मीन के ये जो सारा फ्लूइड पड़ा हुआ है ना इसको ब्लड वेसल में ले जाके आगे कहाँ फेंक देता होता था, यूरिन में। उसको हमने क्या नाम दिया था, मैनिटोल। वो क्या था, एक ओस्मोटिक डायूरेटिक था, और वो हम इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर को ठीक करने के लिए वो देते होते थे, ठीक है जी। देन आगे हम इस चीज को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ये रिसेप्टर्स वाली ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं, लेकिन जस्ट इसको बुक रेट देनी है। एओर्टिक आर्च में क्या था, ट्रांसमिट करती है थ्रू वेगस नर्व, वो मैंने आप लोगों को बता दिया कहाँ पे, सोल्टरी न्यूक्लियस ऑफ मेड्यूला रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन बीपी, बीपी की चेंजेस को ये रिस्पॉन्स कर रही थी, ये वाली बात बता रहा है जो हमने शुरू में ही पढ़ ली। देन कैरोटिड साइनस क्या है, डायलेटेड रीजन सुपीरियर टू बाइफर्केशन ऑफ कैरोटिड आर्टरीज। तो ये देखो ना, बाइफर्केशन, ये जहां पे बाइफर्केट कर रही है, दो में डिवाइड कर रही है, तो उधर आपको क्या मिल रहा है, ये वाला सुपीरियर टू बाइफर्केशन आपको क्या मिल रहा है, कैरोटिड साइनस बैरो रिसेप्टर्स मिल रहे हैं, जो डिटेक्ट कर रहे थे किसको, प्रेशर को, और मैसेज किसके थ्रू दे रहे थे, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व सी, एंड इस तरह करके आपका जी बन जाता है। तो वो आपने इस तरह याद रख लेना, ट्रांसमिट थ्रू ग्लोसोनेट टू सोल्टरी न्यूक्लियस ऑफ मेडुला। और ये दोनों सारी जो चीजें थी वो बीपी को डिटेक्ट कर रही थी, बीपी में चेंजेस को डिटेक्ट कर रही थी। ठीक हो गया जी, ये था हमारा बैरो रिसेप्टर्स का। देन हम आ जाते हैं कीमो रिसेप्टर्स की तरफ, मींस के जो केमिकल्स को डिटेक्ट कर रहे होंगे, आपकी जो क्या कहते हैं ब्लड वेसल्स हैं उसको, ब्लड वेसल्स में जो केमिकल कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह एवरीथिंग, उनको डिटेक्ट कर रहे होंगे, हमारे ब्रेन को बता रहे होंगे वो कौन से आ जाते हैं। कीमो रिसेप्टर्स में हम इसमें देख लेते हैं, आपके देखो पेरिफेरल कैरोटिड एंड एओर्टिक बॉडीज आर स्टिमुलेटेड बाय इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड। देखो पेरिफेरल मींस के जो पेरिफेरल पे एक होता है हमारा कौन सा सिस्टम, ये वाला सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। देन इधर से जो भी चीजें पेरिफेरल पे होती है उनको हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल। तो ये देखो ये जो कैरोटिड आर्टरीज है, ये एओर्टिक बॉडीज है, ये क्या है, पेरिफेरी पे ही है ना, तो ये क्या करती हैं, डिटेक्ट करेंगे किसको, इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड को, या डिक्रीज्ड पीएच को, या डिक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड को। देन किसको बताएंगी, हमारे ब्रेन को बताएंगी, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बताएंगी, एंड देन वो उसके रिगार्डिंग क्या करेगा, आगे रिस्पॉन्ड करेगा। तो अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी हुई है,
ऑक्सीजन कम हुई पड़ी है, पीएच भी कम हुई पड़ी है, तो वो क्या करेगा, रेस्पिरेशन को बढ़ा देगा और क्या करेगा, हमारे हार्ट रेट वगैरह को भी बढ़ा देगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल ये आपका हार्ट है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड कहाँ पे जाए, आपके लंग्स में जाए, लंग्स में ज्यादा से ज्यादा ब्लड जाए, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर दिया जाए और ऑक्सीजन को ले लिया जाए। तो ये सारी चीजें खैर इनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कीमो रिसेप्टर्स। आगे देखते हैं सेंट्रल। सेंट्रल क्या है कि आर स्टिमुलेटेड बाय चेंजेस इन पीएच, इसमें आप सिंपल याद रख लो। पेरिफेरल जो है, ये पेरिफेरल में कौन से आ गए, कैरोटिड एंड एओर्टिक बॉडीज, ये इधर जो है, ये देखिए जहां पे थी ना आपकी ये वाली, क्या कहते हैं, हमने बैरो रिसेप्टर्स पढ़े, इन्हीं के पास पड़े होते हैं कीमो रिसेप्टर। ये देखिए इस तरह करके इन्हीं के पास क्या पड़े हैं, कीमो रिसेप्टर्स। ये इधर भी आप देख सकते हो, ये पड़े हैं जनाब आपके कीमो रिसेप्टर्स। इनको हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स। मींस के इन्होंने इधर डिटेक्ट करना है इन सारी चेंजेस को, कार्बन डाइऑक्साइड, पीएच को, ऑक्सीजन को, इन्होंने इधर डिटेक्ट करना है। देन आगे सेंट्रल। सेंट्रल मींस के आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन में या स्पाइन में। तो ब्रेन में आपकी सिर्फ एक चीज मेनली सेंस हो रही होती है, और वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। एंड दिस इज एमसीक्यूज, कि ये जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स हैं, ये मेनली किसको डिटेक्ट कर रहे होते हैं, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो वो रेस्पिरेशन को बढ़ा देंगे, ऐसे ही है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम है, नॉर्मल है, ठीक है, तो वो रेस्पिरेशन को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, नॉर्मल कर देंगे, ऐसे ही है कि नहीं है। तो ये आपने सिंपली याद रख लेना है कि सेंट्रल आर स्टिमुलेटेड बाय चेंजेस इन पीएच। तो जाहिर सी बात है, जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है तो पीएच कम हो जाती है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम हो तो पीएच क्या हो जाती है, अल्कलाइन हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो ये कहाँ पे, इंटरस्टिशियल विच इंटरव्यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय आर्टेरियल कार्बन डाइऑक्साइड एज हाइड्रोजन कैन नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। अब व्हाट इज ब्लड ब्रेन बैरियर, ये आप सिंपल याद रख लो। फॉर एग्जांपल ये है आपका जनाब ब्रेन है, ठीक है, ये आपकी आ गई ब्रेन की कैपिलरीज आ गई ना, ठीक है, ये उनके सेल्स आ गए, एंडोथेलियल सेल्स। एंड देन इनके नीचे कौन सी, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन आ गई। इसी तरह ये इधर कैपिलरी होगी, इसके ऊपर ये एंडोथेलियल सेल्स, एंड नीचे क्या आ गई, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इधर से आपको पता है ब्लड गुजरता होता है। और जो हमने पहले वाली, मतलब हमारी जो पेरिफेरी पे कैपिलरीज होती है ना, उनमें थोड़े थोड़े पोर्स होते हैं और उनसे इधर ब्लड लीक होता होता था, ये हमने कैपिलरी फ्लूइड एक्सचेंज में पढ़ा है। लेकिन ये जो हमारा ब्रेन है ना, इसमें बहुत ज्यादा टाइट जंक्शन होते हैं, ये सेल के दरमियान क्या होते हैं, जंक्शन बहुत ज्यादा टाइट होते हैं। तो सिर्फ आपके जो छोटे मालिक्यूल्स हैं वो इधर से डिफ्यूज कर सकते हैं। समझ लगी कि नहीं लगी, दोबारा इस चीज को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी कैपिलरी है, इनमें क्या होंगे, बहुत ज्यादा टाइट जंक्शन होंगे, इन्होंने इधर सेल्स को सप्लाई करना। फॉर एग्जाम्पल इधर क्या है कि ब्रेन के सेल्स पड़े हुए हैं। नॉर्मली हमने जो दूसरे टिश्यूज में पढ़ा था, ये जो कैपिलरीज होती है, ये थोड़ी सी लीकी होती थी, तो इधर से काफी ज्यादा फ्लूइड वगैरह बाहर आ जाता होता था। लेकिन क्या है कि ये जो हमारी ब्रेन की कैपिलरीज होती हैं, उनमें टाइट जंक्शन होते हैं, सेल के दरमियान क्या होते हैं, टाइट जंक्शंस होते हैं। ये सेल ने पूरा ये इस तरह एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं, तो कोई भी चीज इधर से ज्यादा डिफ्यूज नहीं, सिर्फ स्मॉल मॉलिक्यूल। स्मॉल मॉलिक्यूल्स कौन से, आपकी ऑक्सीजन इधर से डिफ्यूज कर सकेगी, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड इधर से आगे मतलब आ सकेगी, बाकी ग्लूकोज या न्यूट्रिएंट्स, यानी कि सिर्फ जो मेन मेन काम की चीजें हैं वो बाहर आ सकती हैं। आपका ज्यादा फ्लूइड नहीं आएगा आपकी हमारी जो ब्रेन की इंटरस्टिशियम है। तो इसको हम कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। ये वाला जो, ये इधर ब्लड है ना वेसल के अंदर, और ये वाला जो बैरियर है उसका हमने नेम दे दिया ब्लड ब्रेन बैरियर, और इसको हाइड्रोजन कैन नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। तो इसी वजह से हमने मेनली डिटेक्ट किस, जो हमारा सेंट्रल है वो मेनली किसको डिटेक्ट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इसी की तो डिफ्यूजन हो रही है। और यही एमसीक्यूज आता है कि आपका ब्लड ब्रेन बैरियर क्यों होता है, बिकॉज ऑफ टाइट जंक्शन बिटवीन द सेल्स ऑफ सेरिबेलर कैपिलरीज, ठीक है। अब डो नॉट डायरेक्टली, बाकी ये और किसी चीज को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, मेनली किसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को, बस यही है। देन आपको पता है कि अगर बंदे में क्या हो, सीओपीडी हो, मींस क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो, मींस के ये जो फॉर एग्जांपल उसके लंग्स है ना, ये हमने सीओपीडी पढ़ना है। समझो जो सीओपीडी वाला बंदा होगा ना, उसमें प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं हो रही होगी, मींस कि ये जो हमारा ब्रेन है, इधर से फॉर एग्जांपल हार्ट से होता हुआ ब्लड कहाँ पे जाएगा, आपके ब्रेन में जाएगा। इट मींस कि आपका ब्रेन जो है उधर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी ना ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजनेशन ब्लड की प्रॉपर हो ही नहीं रही, तो ब्रेन को कैसे ऑक्सीजन प्रॉपर मिलेगी, तो उधर कम ऑक्सीजन, और साथ में उधर कम आपको क्या मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड उधर क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इस बंदे में क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा। तो देखो नॉर्मली क्या हो रहा था कि थोड़ी देर के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रही थी, उसको हमारा ब्रेन जो है वो डिटेक्ट कर रहा था, एंड देन रेस्पिरेशन को बढ़ा के वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देता होता था। लेकिन जो सीओपीडी वाला बंदा है उसमें वो ये काम नहीं कर सकता,
सकता क्योंकि आपके लंग्स ही खराब हुए पड़े हैं, उनमें क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हुई पड़ी है। इट मींस कि इस बंदे में क्रोनिकली एलिवेटेड लेवल्स ऑफ CO2 होंगे, किसमें? ब्रेन में। ठीक है, तो ब्रेन में क्रोनिकली मींस के काफी देर के लिए एलिवेटेड लेवल्स ऑफ CO2 होंगे। देन इसके जो रिसेप्टर्स है, कीमो रिसेप्टर्स, वो इसको सेंस करना ही छोड़ देंगे। समझ लगी कि नहीं लगी? दोबारा इसी चीज को रिपीट करते हैं। ठीक है, तो देखो ज्यादा देर के लिए जब कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज रही तो हमारे जो कीमोरेसेप्टर्स हैं ब्रेन के, सेंट्रल कीमोरेसेप्टर्स, इन्होंने इस चीज को सेंस करना ही छोड़ दिया, इन्होंने रेस्पिरेशन को बढ़ाना ही छोड़ दिया। तो वही वो चीज कह रहा है कि देखो सेंट्रल कीमोरेसेप्टर्स बिकम लेस रिस्पॉन्सिव विद क्रोनिकली एलिवेटेड लेवल्स ऑफ CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये किस में हो रहा होता है? COPD में। तो देन देखो अब ये हमारी रेस्पिरेशन कैसे बढ़ेंगी? अब हमारे ये जो पेरीफेरी वाले रिसेप्टर्स है ना, ये वाले, ये तो ठीक है ना, तो ये इसको सेंस करेंगे और सेंस करके मींस के ये जो डिक्रीज ऑक्सीजन होगी इनकी तरफ, वो क्या करवाएगी? रेस्पिरेशन को बढ़ा देगी। तो खैर ये हमारे पास आ गया क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इनकी कीमोरेसेप्टर्स की। देन तो ये था जनाब क्या कहते हैं कीमोरेसेप्टर्स का टॉपिक। इसमें जो आपने चीज मस्ट याद रखनी है वो ये कि आपका जो सेंट्रल कीमोरेसेप्टर है वो सिर्फ किसको डिटेक्ट करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रही थी तो ये रेस्पिरेशन को इंक्रीज कर रहे थे, ऐसे ही है। देन जो आपके पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर्स हैं वो किसको डिटेक्ट करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी डिटेक्ट करते हैं, पीएच को भी डिटेक्ट करते हैं और ऑक्सीजन को भी डिटेक्ट करते हैं। और पेरिफेरल पे कौन से थे? ये वाले जो थे, क्या कहते हैं, एओर्टिक कीमो रिसेप्टर्स एंड साथ में कैरोटिड बॉडी वाले कीमो रिसेप्टर्स। ये मस्त चीज है जो याद रखने वाली है। आगे आ गया। अब देखो आगे आ गया ऑटो रेगुलेशन के हमारे जो दूसरे ऑर्गन्स हैं उधर कैसे जो ब्लड का फ्लो है उसको हम कैसे कांस्टेंट रख दें, क्योंकि